हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं रिकग्निशंस यानी कि मान्यता। मान्यता का इंटरनेशनल लॉ में अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल लॉ का विषय ना होकर एक डिप्लोमेटिक मैटर ज्यादा होता है। डिप्लोमेटिक मैटर यानी कि राजनीतिक क्यों होता है वो भी बताती हूं। तो सबसे पहले तो हम आज पढ़ रहे हैं मान्यता। मान्यता मैंने जैसे कि बताया कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? किसी भी देश को, किसी भी नए राज्य को जब तक मान्यता नहीं मिलती तब तक वो अंतरराष्ट्रीय समूह का सदस्य नहीं बनता। चाहे वह देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उस राज्य को अन्य राष्ट्रों के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तब तक वह राष्ट्र सदस्य नहीं बनता है। और जैसे ही उसको मान्यता मिल जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य स्वयं बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी कि जो जनता है वो राजनीतिक रूप से संगठित हो। उस देश की, उस राज्य की जो जनता है, उस राज्य को अगर मान्यता चाहिए तो उस राज्य की जो जनता है वो राजनीतिक रूप से संगठित होनी चाहिए, तभी उसको मान्यता दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि उसकी खुद की एक निश्चित टेरिटोरी, एक निश्चित भूमि होनी चाहिए। नए राज्य का अगर निर्माण होगा तो उसका एक खुद का क्षेत्र होना चाहिए कि हाँ इतना क्षेत्राधिकार उस स्टेट, उस राज्य का है, तो उसको मान्यता दी जाएगी कि हाँ इसका खुद का अपना इतना एरिया है, इसका अपना खुद का एरिया के साथ साथ में इसकी जो जनता है वो राजनीतिक रूप से संगठित है। आगे बढ़ते हैं। उस निश्चित भूमि पर सरकार हो जिसके स्थायी होने का कारण दिखाई पड़े। अब जो निश्चित भूमि है जहां पे जनता स्थायी रूप से, राजनीतिक रूप से संगठित है, वहां पर एक स्थायी सरकार भी हो, यानी कि किसी एक राजनीतिक पार्टी का या किसी संगठन का वहां पे एक समूह का पूरा सरकार की तरीके से उसका संचालन हो रहा हो और वह संचालन दिखाई भी देता हो। वह संचालन केवल हो ही ना बल्कि दिखाई भी देता हो और वह स्थायी रूप से दिखाई पड़ता हो। ऐसा राज्य स्वतंत्र एवं सार्वभौमिक हो। ऐसा स्टेट स्वतंत्र भी होना चाहिए और सार्वभौमिक भी होना चाहिए, तभी उस राज्य को मान्यता प्राप्त होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो ये मान्यता है ये इंटरनेशनल विधि से थोड़ा कम रिलेट करके डिप्लोमेटिक से ज्यादा रिलेट करता है। क्यों करता है? किसी भी राज्य को जब मान्यता दी जाती है तो वो दूसरे कंट्रीज देते हैं, उसको दूसरे राष्ट्र देते हैं और दूसरे राष्ट्र अपनी इच्छा से उसको देते हैं। अगर उनको लगता है कि उस स्टेट के साथ में उनके रिलेशंस अच्छे हैं तो उसे मान्यता दे देते हैं। अगर लगता है स्टेट के रिलेशन अच्छे नहीं है तो उसे मान्यता नहीं देते हैं। मान्यता देने वाला जो स्टेट है, राष्ट्र है, नेशन है, वो अपना फायदा देखता है। लेने वाला व्यक्ति भी अपना फायदा देखता है, यानी जिस राष्ट्र को दी जा रही है वो भी अपना उसमें हित देखेगा और जो नहीं दे रहा है वो भी उसमें अपना हित देखेगा। तो ये इसीलिए मैंने आपको जैसे बताया इंटरनेशनल लॉ कम होके एक डिप्लोमेटिक ज्यादा है, और वो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मान्यता देना अदर राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो दे और चाहे तो ना भी दे। बहुत हद तक कंडीशंस में वो दे भी देते हैं मान्यता। तो जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि मान्यता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक स्थायी मान्यता भी होती है, एक तदर्थ मान्यता भी होती है। तो वो पूरी मान्यता ना देकर एडहॉक रिकग्निशन दे देते हैं। तो अभी हमने इसके क्या देखे हैं? एसेंशियल कंडीशंस। अब देखिए ये ज्यूरिस
डेफिनेशन दी है। और इन सभी डेफिनेशंस में जो एसेंशियल कंडीशंस है वो कंप्लीट हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपेनहाइम। ओपेनहाइम का क्या है कि अगर किसी भी राष्ट्र को अगर मान्यता चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें इंटरनेशनल लॉ की जितनी भी शर्तें दी गई हो वो पूरी उसने कर ली हो, तभी उसको मान्यता दी जाएगी। जिस राष्ट्र ने इंटरनेशनल लॉ की सारी जितनी भी इंटरनेशनल लॉ की विधि के अंदर मान्यता की जितनी शर्तें दे रखी है, अगर वे शर्तें उसने पूरी कर ली है तो उस राष्ट्र को मान्यता दे दी जाएगी। फिलिप सी जेसफ ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक इकाई में राष्ट्रत्व के सारे गुण निहित होने चाहिए। जिस राज्य को मान्यता लेनी है उस राज्य में राजनीतिक इकाई के में राष्ट्रत्व के सारे गुण निहित होने चाहिए। राष्ट्रत्व के सारे गुण यानी कि उसकी जो जनता है वो क्या होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से एक संगठित होनी चाहिए, एकत्रित होनी चाहिए, उसकी निश्चित भूमि होनी चाहिए और निश्चित सरकार होनी चाहिए, तभी तो वो एक तरीके की राजनीतिक इकाई बन जाएगी। तो राजनीतिक इकाई में राष्ट्रत्व के सारे गुण निहित होने चाहिए। फैमिली क्या कहते हैं, मान्यता द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करना स्वीकारते हैं। जब तक किसी, मैंने जैसा बताया, जब तक किसी राज्य को मान्यता नहीं मिलती वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सदस्य नहीं होता है। जब उसे मान्यता मिलती है तभी वह राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन जाता है और उसके बाद में उसको कुछ राइट मिल जाते हैं। वो अपनी तरफ से कोई वाद ला सकता है और उस पर भी वाद लाया जा सकता है। उसकी भूमि का अपना अपना क्षेत्राधिकार भी होता है। वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है और समुद्री जो लुटेरे हैं वो अगर वो उनको हटा दिया जाता है, उनको घोषित नहीं किए जाते हैं अगर उसमें वो कार्य करते हैं तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको बाद में इफेक्ट में आ जाती है जब उस राज्य को मान्यता मिल जाती है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं इसमें मान्यता के प्रकार और जो मान्यता के मत है, सिद्धांत है, वो भी। आइए अब हम देखते हैं कि मान्यता के जो मत हैं वो कौन कौन से हैं। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को जब मान्यता दी जाती है तब उस मान्यता के दो मत प्रचलित हैं। पहला मत है आपका निर्माणात्मक और दूसरा है उद्घोषणात्मक। उद्घोषणात्मक मत। तो निर्माणात्मक मत है जिसके समर्थक कौन कौन है, हीगल, एजिरोटी, हॉलैंड और जस्टिस लेटरपेट। निर्माणात्मक मत के ये जो समर्थक हैं ये कहते हैं कि किसी भी राज्य को जब मान्यता दी जाती है तब तक उसका स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जब किसी राज्य को मान्यता दे दी जाती है अन्य राष्ट्रों के द्वारा तभी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य बनता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य बनता है और उससे पहले उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर उसका निर्माणात्मक मत के अनुसार उस राज्य का उस समय जब उसको मान्यता दी जाती है उस समय उसका निर्माण होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका निर्माण होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है निर्माणात्मक, जो कहते हैं कि जब मान्यता दी जाएगी तभी वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपना अस्तित्व स्थापित हो जाएगा, एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हो जाएगा। इसके समर्थक मैंने आपको बता दिए। अब आता है उद्घोषणात्मक मत। इस मत के समर्थक इस मत का खंडन करते हैं, निर्माणात्मक मत का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी राज्य को मान्यता जो देना है उसकी उद्घोषणा ही होती है, निर्माण नहीं होता है, क्योंकि वो निर्माण तो उसका हो चुका है, मान्यता उसको मिली भी है, मान्य है वह राज्य,
सिर्फ उस मान्यता को क्या करना है, उद्घोषित करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम है, एग्जाम की डेट वगैरह आ चुकी है, सब रिकॉर्ड आ चुका है, सब कुछ मतलब जो ऑफिशियल वर्क था वहां हो चुका है। अब वहां से सिर्फ अनाउंस करना है कि इस तारीख को आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। सेम ऐसी ही प्रोसेस यहाँ पर है। राज्य पहले से है, राज्य की निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य पहले से ही मान्यता रखता है, बस उस मान्यता की क्या करनी है, सिर्फ उद्घोषणा करनी है। उद्घोषणा करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका समुदाय का सदस्य बनाना है और उसको अपनी अलग से स्पेशल जो शक्तियां हैं वो प्रदान करनी है। इस मत के समर्थक कौन कौन से हैं? हॉल, फिशर, विलियम पिट कॉर्बेट और ब्रायरली। तो ये है इसके दो मत, निर्माणात्मक समर्थक मत है और दूसरा है उद्घोषणात्मक मत, जहां पर समर्थन कर मान्यता देने के लिए सबसे पहले क्या है कि उसको मान्यता दी जाती है, उस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, उसका नया राष्ट्र निर्माण करने के लिए उसको मान्यता दी जाती है। जबकि उद्घोषणा में उनका मानना है कि निर्माण तो वो है पहले से ही, उनका वो स्थापित राज्य है, उसको मान्यता है, राज्य होने की मान्यता उसके पास है, परंतु अब उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता उसकी घोषित, उद्घोषणा है उसकी, वो सबको करके बतानी है कि हाँ अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी सदस्य हो चुका है ये राष्ट्र। तो ये इसके दो मत प्रचलित हैं। अब आते हैं हम इसके प्रकार। मान्यता देने के दो प्रकार हैं, एक है तथ्यन और दूसरा है विदित। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मान्यता क्या है, कोई इंटरनेशनल लॉ का विषय थोड़ा कम होके एक डिप्लोमेटिक सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन जो दो प्रकार है उससे ये चीजें अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तथ्यन मान्यता, तो तथ्यन मान्यता क्या कहती है कि किसी भी राज्य को एक टेम्परेरी जो मान्यता देनी होती है उसे हम तथ्यन मान्यता कहते हैं। यहाँ परमानेंट मान्यता नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई राज्य ये सोचता है कि इसको, जिसको मान्यता देनी है जिस राज्य को, अब वो राष्ट्र ये सोचता है कि इसने अभी सारी की सारी जो शर्तें हैं मान्यता प्राप्त करने के लिए, जितनी शर्तें हैं वो पूरी कंडीशंस ने नहीं पूरी की है, या हो सकता है वो बाद में उन कंडीशन को पूरी ना कर सके, ये रीजन हो सकता है, या फिर वो उस राज्य को मान्यता देना ही नहीं चाहता। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर उस राज्य के साथ में उसके अच्छे संबंध नहीं है तो वह उसको मान्यता नहीं देगा, वह उसको मान्यता नहीं देगा। वह उसे कौन सी मान्यता दे देगा? तथ्यन मान्यता दे देगा। और तथ्यन मान्यता वह मान्यता होती है जो कि टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए दी जाती है। अगर उसके बाद उसके सारे जो एसेंशियल जितनी भी कंडीशंस है मान्यता की वो पूरी करता है वो राज्य, तो बाद में चल के वह मान्यता विदित मान्यता में बदल जाती है, बाद में वह चलकर विदित मान्यता में बदल जाती है। यानी कि अगर वो नहीं करता है तो वो मान्यता वापस ले ली जाती है। अगर वो कंडीशंस पूरी कर देगा तो वो विदित मान्यता में चेंज हो जाएगी, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो मान्यता उसकी रद्द करके उससे वापस ले ली जाएगी। इस मान्यता के बारे में बता देती हूँ कि रशिया ने बहुत लंबे समय तक अमेरिका को मान्यता नहीं दी थी। अमेरिका को मान्यता नहीं दी थी। कौन सी मान्यता दी थी? तथ्यन मान्यता दी थी। जबकि उसका अपना राजनीतिक संगठित एरिया था, उसका क्षेत्र था, जनता थी, उसकी अपनी सरकार थी, परंतु फिर भी उसने उसे मान्यता तथ्यन मान्यता ही प्रदान की, विदित मान्यता प्रदान नहीं की। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, जैसे चाइना को बहुत लंबे समय तक अमेरिका ने मान्यता प्रदान नहीं की, क्योंकि इनके आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे, जो आज भी इतने अच्छे नहीं है। खैर, हालांकि चाइना के पास भी उस समय खुद की अपनी सरकार थी, एरिया था,
राजनीतिक संगठित जनता थी और वो स्वयं शक्तिशाली राज्य भी था, परंतु उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी थी और वह मान्यता बहुत बाद में जाकर दी गई है। तो ये क्या है, मान्यता देना एक कंट्री की इच्छा पर निर्भर करता है, उसके साथ में कितने अच्छे राजनीतिक संबंध है और बाकी रिलेशंस कैसे हैं, वो चीजें मान्यता देने को ज्यादा इफेक्ट करेगी। अब मैंने आपको बताया तथ्य मान्यता, जो कि एक टेम्परेरी मान्यता आप उसे बोल सकते हैं, कुछ समय के लिए दी जाती है। अब आती है बारी विधित मान्यता की। विधित मान्यता अगर किसी राज्य को अन्य राष्ट्रों के द्वारा अगर दे दी जाती है तो वह परमानेंट होती है, इसके बाद में उसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार दे दी यानी कि दे दी, हमेशा के लिए वह मान्यता दे दी गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया तथ्य मान्यता में वह मान्यता अगर वो कंडीशन पूरी करता रहता है तो वह मान्यता बाद में चलकर विधित मान्यता में कन्वर्ट हो जाएगी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विधित मान्यता की अगर वो कंडीशन बाद में कम हो जाती है या पूरी नहीं हो पाती है या किसी कारण कम हो जाके घट जाती है, नष्ट हो जाती है, वो शर्तें पूरी हो ही नहीं पाती है, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, विधित मान्यता देने के बाद में विधित मान्यता हमेशा के लिए दे दी जाती है। अब आते हैं हम इसके दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है मान्यता के प्रकार से रिलेटेड, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। लूथर वर्सेस टैगोर 1921 का ये मामला है। इस मामले में ये कहा गया था कि जो तथ्य मान्यता है और विधित मान्यता है, इसका किसी राज्य के आंतरिक मामलों में कोई अंतर नहीं है, यानी कि आंतरिक मामलों के हिसाब से ये दोनों मान्यताएं एक ही इफेक्ट रखती है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पावर दे दी गई है कुछ करने के लिए और यहाँ पर भी दे दी गई है, बशर्ते बस इतना है कि यहाँ पर वो वापस भी ली जा सकती है, यहाँ पर वापस नहीं ली जा सकती, परंतु पावर से जो मान्यता है वो दोनों कंडीशन में ही दे दी गई है। इसी तरीके का डिसीजन इस केस में भी आया था। सेकंड केस है आपका अरंतु जाजू मेंढी का केस है ये, और ये है 1937 का मामला है। इस मामले में भी यही कहा गया था कि विधित मान्यता और तथ्यत मान्यता दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, जो कार्य हैं और जो सारी शक्तियां हैं वे इसी प्रकार अप्लाई होगी जैसे किसी एक में हो रही है। तो ये हमने देखे मान्यता के मत, जो मैंने बताया दो मत हैं, और मान्यता के प्रकार ये भी दो प्रकार हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, दोनों को पूछ सकते हैं और अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि मान्यता मिलने पर क्या इफेक्ट उस राज्य पर पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं कि मान्यता देने के बाद में किसी भी राष्ट्र को उस राष्ट्र पर मान्यता लेने के बाद में क्या इफेक्ट आएगा, यानी कि जिन राष्ट्रों ने जिस राज्य को मान्यता दे दी है उस राज्य को मान्यता मिलने के बाद में उस राज्य में क्या क्या इफेक्ट आ जाएंगे। तो पहला इफेक्ट है आपका, मान्यता देने वाला राज्य के न्यायालय में मान्यता प्राप्त राज्य मुकदमा चला सकता है। पहला इफेक्ट तो यही आएगा कि जिस राज्य ने मान्यता दी है और जिस राज्य को दी है, तो जिस राज्य को मान्यता दी है वह राज्य मान्यता देने वाले राज्य के न्यायालय में मुकदमा चला सकता है। सेकंड पॉइंट, मान्यता प्राप्त राज्य के कानूनमय कार्यों को स्वीकार करना। अब भाई जब राज्य को मान्यता मिल गई है तो उसके द्वारा जो जो कानून बनाए गए हैं और जो जो कार्य किए गए हैं वह बाकी अन्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और उनको भी मान्यता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मान्यता दे दी है अब ये कहे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते। मान्यता देने के बाद में वह राज्य अपने आप में एक सार्वभौमिक राज्य बन जाता है, अपने आप में उसका स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अस्तित्व स्थापित हो जाता है।
पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। संपत्ति व राजदूतों के संबंध में दूसरे देशों के न्यायालयों में अधिकार। सभी राज्यों के अपने अपने राजदूत होते हैं, और मैंने जैसा आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वे राजदूत अदर जो कंट्रीज होते हैं वहां पर गए होते हैं, मतलब वहां सब देशों में अन्य देशों के राजदूत नियुक्त किए होते हैं। तो उन राजदूतों और उन संपत्ति के संबंध में भी दूसरे देशों के न्यायालयों में उनको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। राजदूत नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और अपनी संपत्ति से रिलेटेड भी जो अधिकार है वह भी उसको प्राप्त हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 आता है राजनीतिक संबंध व संधियां। अब जब मान्यता मिल गई है, अपने खुद का अस्तित्व आ गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको संधियां करने का, दूसरे राज्यों से संधियां करने का और राजनीतिक संबंध स्थापित करने का भी अधिकार मिल जाएगा। यानी कि वो दूसरों देशों से संधियां, अपने हिसाब से व्यापार करना, जो भी ट्रीटीज करना है वे सब करने का उसको राइट मिल जाएगा उस नए राज्य को। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है मान्यता देने वाले राज्य की संपत्ति पर दावा करने या प्राप्त करने का अधिकार। जिस राज्य के ने उसे मान्यता दी है उस राज्य में स्थापित अपनी कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति को मान्यता प्राप्त राज्य उस संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है और उस संपत्ति को प्राप्त करने का उसको अधिकार भी मिल जाता है। तो उस संपत्ति पर दावा करने और उसे प्राप्त करने का उसे अधिकार मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है भूतलक्षी प्रभाव रखता है। भूतलक्षी प्रभाव यानी कि जो कार्य मान्यता देने से पहले उस राज्य के द्वारा कर दिए गए हैं, जिस राज्य को मान्यता मिली है, तो वो कार्य भी अब मान लिए जाएंगे। क्यों मान लिए जाएंगे? मान लीजिए मैं कोई स्टेट हूं, मुझे आज मान्यता मिली है, पर मैंने आज से 1 साल पहले कुछ जिस राज्य से मुझे मान्यता मिली है, जहां से मुझे मान्यता मिली है, वहां पे मैंने ऐसा कोई कार्य किया है, तो वो जो कार्य है वो कार्य भी अब स्वीकार कर लिया जाएगा। क्यों कर लिया जाएगा? ताकि वो इसलिए स्वीकार कर लिया जाता है ताकि उस देश के साथ में, उस राज्य के साथ में उसके अच्छे संबंध हमेशा बने रहे। मान्यता देने वाले राज्य और मान्यता लेने वाले राज्यों में आपस में अच्छे संबंध बने रहे, इसलिए मान्यता देने वाला राज्य उसके पहले वाले किए गए कार्यों को भी स्वीकार कर लेता है और उसको भी मान्यता दे देता है। तो यही जो पहले जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से पहले किए गए कार्यों को भी इफेक्ट में आ जाना भूतलक्षी प्रभाव कहलाता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेट वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इस मामले में यही कहा गया था कि जब किसी राज्य को मान्यता मिल जाती है तो उस मान्यता में उसका वो है इफेक्ट भूतलक्षी प्रभाव भी रखता है। तो आज हमने मान्यता को पढ़ा, मान्यता की डेफिनेशन, उसके इफेक्ट्स, उसके प्रकार और उसके मत, ये सभी आज हमने पढ़े हैं। तो हमारा मान्यता का टॉपिक आज यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस डालती रहूं। थैंक यू।